1.35 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में आज हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू स्पीक भी है, लेकिन आज़ादी के 76 साल के बाद राइट टू हेल्थ ना तो शामिल हो पाया है और ना ही आगे शामिल होने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। ऐसे में ये बात हैरान करती है कि हमारा देश सरकार के कहने के अकॉर्डिंग उस तरक्की के रास्ते पे है कि वर्ल्ड में टॉप 5 इकोनॉमिक में देखा जा रहा है। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोगों के पास इलाज के लिए बेहतर कोई सुविधा नहीं है। इस बात को प्रूव करता हुआ ये डेटा आपका होश उड़ा देगा। इंडिया में 23% लोग ऐसे हैं जो बीमार होने पर इलाज नहीं करा पाते हैं, अल्लाह के भरोसे रह जाते हैं या नहीं तो हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले जाते हैं। चलिए कुछ केसेस में मान लेते हैं कि लोग कोशिश करके सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ की हालत कितनी अच्छी है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई सरकारी हॉस्पिटल अपना हाथ खड़ा कर देता है तो पेशेंट को जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल के उस दलदल में जिसमें आज पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम धंसा हुआ है, जहां उसके साथ साथ बिजनेसमैन उसका इलाज करते हुए दिख जाते हैं और फिर वह उसे बिल की बहुत बड़ी पर्ची पकड़ाते हैं। आखिर में पेशेंट के घर वालों को अपना सब कुछ बेचकर बिल चुकाना पड़ता है। और ये कोई मैं नेताओं की तरह झूठी कहानी बयान नहीं कर रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 55 करोड़ लोग इसीलिए गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं कि उसके परिवार में कभी ना कभी कोई इंसान एक बार बीमार पड़ा और उसके इलाज के लिए उसके परिवार का सब कुछ चला गया और आज ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की मेहरबानी से बीपीएल कार्ड धारक हैं। और एक डेटा ये दिखाती है कि देश में 3.80 लाख लोग ऐसे भी थे जो हॉस्पिटल का बिल ना चुका पाने के कारण खुद ही की जान ले ली। अब आप इन बातों से समझ ही गए होंगे कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम कितना बिगड़ चुका है और इसे सुधारना और समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये सुधरेगा कैसे, इसे आगे जानेंगे, लेकिन अभी इसे समझते हैं। आज की हालत की बात करें तो 2025 में एक डेटा के हिसाब से हमारे देश में करीब 23,000 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 62,000 लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाने को मजबूर हैं, जहां इलाज मिले या ना मिले लेकिन बिल की पर्ची बहुत बड़ा मिलता है। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात करें तो इंडिया जैसे देश में 1445 इंडियंस पर एक डॉक्टर हैं, जो कि WHO की तरफ से बनाए गए लिमिट यानी कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर के एतबार से काफ़ी कम है। इसका मतलब एक डॉक्टर अगर 1000 लोगों के लिए है तो बाकी के 445 लोगों का इलाज कौन करेगा? शायद इसका जवाब यही है कि इन 445 लोगों का इलाज मेडिकल स्टोर पर दवाई का नाम पढ़ने वाले लोग करेंगे, जो कोई भी बीमारी का इलाज करने का दावा रखते हैं। इसके अलावा कभी कभी मरीज की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाके भी नहीं बचाया जा सकता है। अब उसके कुछ और आंकड़े देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि देश में खुद को एलोपैथिक डॉक्टर बताने वाले 23% डॉक्टर जो गांव और कस्बों में लोगों का इलाज करते हैं वो केवल 12th पास हैं। और तो और इन लाखों में प्रैक्टिस करने वाले 57% के पास कोई मेडिकल डिग्री ही नहीं है। और अगर कहीं गलती से डिग्री का जुगाड़ हो भी जाए तो इन डॉक्टरों को बेसिक मेडिसिन और बीमारी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। डॉक्टरों के अलावा देश में स्टाफ, नर्सों, टेक्नीशियन की भी देश में भारी कमी है। सीधे सीधे आंकड़े देखें तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पर 1 मिलियन डॉक्टर हैं, जिनमें से सिर्फ 10% डॉक्टर सरकारी स्वच्छ खर्चे से जुड़े हुए हैं। और सरकार ये बात मानती भी है कि देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। इस लिहाज से देश में आने वाले 15 सालों तक डॉक्टरों की कमी को नहीं पूरा किया जा सकता। अब अगर बेड्स की बात करें तो आबादी के लिहाज से 18 लाख कम बेड हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज हर बड़े दूसरे छोटे इंसानों को किसी न किसी बीमारी ने जकड़ रखा है। ऐसे में सही समय पर बेड और इसकी वजह से इलाज न मिल पाने के कारण मेडिकल सेक्टर और आम जनता के लिए काफ़ी चुनौती बन गया है। और भारत का स्वस्थ बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के 1050 लोगों के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल बेड है। यानी गलती से अगर 1050 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को एक साथ मेडिकल बेड्स की ज़रूरत पड़ गई तो वो सिंगल बेड उसी को मिलेगा जिसके चाचा विधायक होंगे या नाना मंत्री। और ये बात इंडिया में काफ़ी कॉमन है कि आज सरकारी बेड्स लेने के लिए लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर ही लेते हैं।
और अगर आपको ये बात बताया जाए कि सरकार हेल्थ पर कितना खर्च कर रही है और उसे हर साल कितना खर्च करना चाहिए, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इंडिया पहले से ही हेल्थ सेक्टर पर काफी कम खर्च करने वाले देश हैं और यही बात आज भी एक इंसान को राइट टू हेल्थ से दूर कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर रही है, जबकि अमेरिका जैसी देश अपनी जीडीपी का 15% से भी ज्यादा खर्च कर देती है और फ्रांस 11% तक और स्विट्जरलैंड 10% से भी ज्यादा खर्च कर देती है। लेकिन इंडिया जैसी मिडिल क्लास देश की बात करें तो उसके बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया जैसे मिडिल क्लास देश को अपने जीडीपी का 3% खर्च करना चाहिए। अब यह एस्टिमेट तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए यही एस्टिमेट को अचीव करना बहुत ही मुश्किल बन गया है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलें तो 2002 में केंद्र सरकार ने हेल्थ पॉलिसीज पर खर्च करने के लिए अपने जीडीपी का 2% खर्च करने की बात की गई थी, लेकिन ये टारगेट कभी पूरा हुआ ही नहीं। उस वक्त देश की हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी वैसी नहीं है। इसीलिए मौजूदा सरकार ने भी हेल्थ पॉलिसीज का ऐलान किया है, जो कि हेल्थ सर्विसेज में 2.5% खर्च करने की बात की गई है, जो कि लगता नहीं है कि बचे हुए साल में कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए 20 साल बीत गए और हम सिर्फ पॉलिसीज में ही परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। जमीन पर ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं देता। इसीलिए आजादी के समय पर प्राइवेट हॉस्पिटलों का हिस्सा सिर्फ 8% का था और आज 93% का हो चुका है। ये इसलिए कि हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट काफी होने लगा है, जिससे सरकार को खुद तो कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें टैक्स मिलता रहता है। इसलिए सरकार की दिलचस्पी एक हॉस्पिटल खोलने से ज्यादा गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने में है, जिससे फायदा भी प्राइवेट हॉस्पिटलों का ही है। लोग आमतौर पर बात करते हैं कि अमेरिका में लोगों का इलाज इसीलिए पॉसिबल है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका ने अपने जीडीपी का 15% से भी ज्यादा हिस्सा खर्च करके वाकई में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से फायदा पहुंचने का काम किया है, ना कि सिर्फ कागज पर लिखे हुए। ताकि ऐसा ना हो जब थोड़ा कम जानकार आदमी उसी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंपनी के पास जाए तो कंपनी उसका क्लेम सेटलमेंट करने से ही मना कर दिया जाए या कई बार उसको चक्कर लगवाया जाए, जो कि इंडिया में आजकल हो रहा है। ऐसे में अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो देश की आबादी के सेहत का भी ख्याल रखना होगा। 140 करोड़ आबादी का अगर वाकई में सही से ख्याल रखना है तो सिर्फ बेहतर नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे अमल भी लाना होगा और ये तय करना होगा कि इलाज के लिए भटकते मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल स्कैम। अब तक आप तो ये समझ ही गए होंगे कि हेल्थ सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल यहाँ के प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से ज्यादा है और इसी कारण यहाँ के सरकार लोगों को बेहतर हेल्थ पहुँचाने के कारण कभी भी कोई रेवोल्यूशनरी बदलाव नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज के नाम पर जो लोगों की जिंदगियां बचाने का दावा करते हैं, वो सब कितना बड़ा स्कैम करते हैं। आज के समय में जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने को जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एंट्री करते ही किसी 5 स्टार होटलों का फील आने लगता है, जहाँ पर इलाज में चल रहे मेगा ऑफरों के बारे में आपको बताया जाता है कि आज हमारे पास इलाज करवा लो, 50% ऑफ चल रहा है। कभी दिवाली का ऑफर दिखाते हैं। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि इन सब के होने का चार्जेस उसी मरीज के बिल से लिया जाएगा। खैर, फैसिलिटीज के साथ साथ ये हॉस्पिटल स्कैम के मामले में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। इन्हीं हॉस्पिटलों से जुड़े पिछले स्कैम की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पिछले दिनों एक इंसान को एक सिरिंज 20 रुपए का बेच रहा था और जब वो इंसान उसी सिरिंज का MRP चेक किया तो वहाँ भी 20 रुपए लिखा था और वह इंसान जब वो सिरिंज लेकर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे गया तो वो सिरिंज वहाँ महज 2 रुपए का बिक रहा था। यानी कि एक सिरिंज पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल करीब 18 रुपए का चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, जिसके खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट हुई। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच शुरू करी, क्योंकि ये मामला दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का था। तो पाया गया कि मैक्स हॉस्पिटल एक सिरिंज में 525% तक का प्रॉफिट कमा रहा था और लोगों को देने को मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि MRP में भी उतना ही प्राइस लिखा था। क्योंकि ये पूरे फ्रॉड में सिर्फ हॉस्पिटल का हाथ नहीं था, बल्कि सिरिंज बनाने वाली कंपनी का भी उसमें हाथ शामिल था। रिपोर्ट को अगर हम आसान भाषा में समझें तो उसमें लिखा गया था कि ये हॉस्पिटल उस सिरिंज बनाने वाली कंपनी से पहले ही डील कर लिया गया था कि जो भी स्टॉक वो इस हॉस्पिटल को भेजेगा उसकी प्राइस बढ़ी हुई होनी चाहिए।
खैर ये बात सिर्फ एक सिरिंज की नहीं थी, इस तरह से काफ़ी सारी दवाइयों के साथ किया जा रहा था। मामले की शुरुआत 2015 में की गई थी, इसलिए जब उसकी जांच शुरू हुई तो 12 अलग अलग हॉस्पिटलों का नाम सामने आया जो ऐसे प्राइस बढ़ाकर सैकड़ों गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, और लोग हॉस्पिटल का बिल देखकर एक बार और बीमार हो जा रहे थे। इस जांच में जो हॉस्पिटल पकड़े गए उनमें से अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बत्रा हॉस्पिटल, ST स्टेफन, श्री गंगाराम जैसे नाम सामने आए। इसीलिए इस जांच में पकड़े जाने वाले हॉस्पिटलों पर सरकार ने उनकी टर्नओवर पर 10% तक की पेनल्टी लगा दी है। अब अगर हम अपोलो का एग्जाम लेके आपको समझाएं तो अपोलो ने पिछले 3 सालों में करीब 12,206 करोड़ का टर्नओवर किया है और फोर्टिस ने करीब 4,384 करोड़ का। वैसे आप समझ सकते हैं कि ये हॉस्पिटल लोगों के लिए नहीं बल्कि लोगों पर अत्याचार करने के लिए काम कर रही है। अब ऐसे में जरा इसके दूसरे पार्ट को भी देखिए। दूसरा पार्ट जुड़ा है दवाइयों से, स्कैम ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। अगर आपको फार्मा कंपनी की लूट को समझना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि मार्केट में जो भी दवाइयाँ मौजूद होती है वो 2 टाइप की होती है। पहले वो जिन्हें आप ब्रांडेड दवा या पेटेंट वाली दवा कहते हैं, दूसरी जेनरिक मेडिसिन कहलाई जाती है। दरअसल होता यह है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो भी दवाइयाँ बनाई जाती है, या कह लें कि उस दवाई के खोज करने के लिए फार्मा कंपनीज को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जो भी कंपनी पहले उस दवाई के फार्मूला करेक्ट कर लेता है वो उस दवाई को बनाने की दुनिया का किंग बन जाता है, यानी कि वो न्यू दवाई का पेटेंट करवा लेता है जिससे कि दुनिया में कोई भी कंपनी उस दवा को ना बना सके, और ऐसा आने वाले 20 सालों के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस कंपनी ने उस दवाई की खोज की थी उसके पास एक और अधिकार चला जाता है कि वो 20 सालों तक उस दवाई की प्राइस को बढ़ाकर मार्केट में बेचे और फायदा उठाए। लेकिन जैसे ही 20 साल खत्म होता है तो कोई भी फार्मा कंपनी उस दवाई को बनाने का फॉर्मूला करेक्ट कर लेता है, लेकिन इस बार नाम गवर्नमेंट देती है। और दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए कोई रिसर्च नहीं करी, सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल करके दवाई बन जाती है, तो दवाई को बनाने में कम खर्च होती है। और इसी दवाई को हम जानते हैं जेनरिक दवाई, जो कि सबसे सस्ती होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड भर को ये जेनरिक दवाई यानी कि सस्ती दवाई पहुंचाने में नंबर 1 पे आता है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोगों के लिए ये दवाई उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो उसे लोगों से, डॉक्टरों से और मेडिकल स्टोर से किसी साजिश के तहत उस दवाई को दूर रखा जाता है। क्योंकि जैसे ही किसी मेजर दवा का पेटेंट खत्म होता है तो ये फार्मा कंपनी यहाँ पे एक न्यू गेम खेलती है। दरअसल वो कंपनी उसी दवाई का न्यू वर्जन लॉन्च कर देती है जिससे दवा वही रहती है, बस थोड़ा सा कंपोजिशन में हल्का सा बदलाव कर देता है। अब ऐसे में मार्केट में एक ही दवा 2 क्वालिटी के 2 टाइप के हो जाते हैं। तो पहले वाली जेनरिक दवा यानी कि सस्ती दवा हो जाती है और दूसरी वाली ब्रांडेड, लेकिन काम बिल्कुल जेनरिक वाली की तरह करेगी। लेकिन इन ब्रांडेड दवाइयों को फार्मा कंपनी फिर से महंगे दामों में बेच देगी। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, जब सस्ती दवाई मार्केट में मौजूद है तो हम ये महंगी दवाई क्यों खरीदें? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप ये महंगी दवाई खरीदने के लिए मजबूर कर दिए जाओगे। जैसे ही किसी फार्मा कंपनी ये ब्रांडेड दवा लॉन्च करती है तो उससे पहले वो डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोरों से और हॉस्पिटलों से ये डील करती है कि डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ उसी ब्रांडेड दवा का नाम लिखेगा, और ऐसा करने से वो फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टोर को और हॉस्पिटलों को 30 से 40% का प्रॉफिट का हिस्सा देता है। अब अगर यहाँ कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदारी से काम करे और वो सिर्फ वो सस्ती दवाइयाँ ही लिखे तो आप वो पर्ची को लेके पूरे मार्केट में ढूंढते फिर जाओगे, लेकिन वो आपको सस्ती दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना फायदा देखने के लिए वो ब्रांडेड दवा रखती है, सस्ती दवा कोई नहीं रखता। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सरकार को इस बात की कोई भनक नहीं है, उन्हें जानकारी है, इसीलिए सरकार इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश करती है। सरकार कई बार खुद आके कहती है कि आप अपने बीमारी के लिए जेनरिक दवा का यूज करें, वो सस्ती तो है ही, साथ ही साथ किसी महंगी दवा की तरह ही काम करती है। और दोस्तों अभी तो लोगों का भी थॉट बन चुका है कि ये 2 रुपए की दवाई से क्या ही कोई इलाज होगा, और इसी बात का फायदा ये मेडिकल स्टोर वाले उठा रहे हैं। पैथोलॉजी लैब स्कैम, दवाइयों की तरह एक ऐसा ही खेल इंडिया के हेल्थ सिस्टम में आजकल पैथोलॉजी लैब वाले खेल रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे
तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और वो डॉक्टर आपको देखकर काफ़ी चीज़ें समझ लेगा। आपके अंदर कोई भी चीज़ खराबी ना होने के बावजूद भी आपसे कई तरह के टेस्ट करवाने को कहेगा। वो इसलिए कि उनका टारगेट होता है और वो लैब वालों को भेजता है आप कि वो मैं इतने लोगों को भेजूंगा, आप उनका टेस्ट करवाओगे। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम यहाँ ये हो रहा है कि जैसे ही आप उसके पास जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए, वो आपका टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि आपका रिपोर्ट में एक पॉजिटिव रिपोर्ट बना के आपको दे देगा, जिससे आप भी खुश हो जाएंगे और डॉक्टर पहले से खुश तो है ही। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको ये बात बताएं तो आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी औरत डिलीवरी के लिए जाती है तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वहाँ पर उसकी सेक्शन डिलीवरी करवा रही होती है, भले ही उस औरत की कंडीशन कितनी ही नॉर्मल क्यों ना हो। ऐसा इसलिए कि आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लाखों की सैलरी लेने वाले डॉक्टर हैं वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो सेल्समैन भी बन गया है। उनका खुद का टारगेट होता है कि इस महीने मुझे इतनी सर्जरीज करनी है और इतने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना है और बाद में उसे एक बिल की लंबी पर्ची पकड़ा देना है। लेकिन दोस्तों जैसे हम उसे इंडिया के बाहर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो एक हैरान कर देने वाली पॉजिटिव पहलू हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में देखने को मिलता है। वो पॉजिटिव पहलू कुछ और नहीं बल्कि मेडिकल टूरिज्म है, क्योंकि भारत अभी मेडिकल टूरिज्म का हब बन चुका है। मेडिकल टूरिज्म आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर से हजारों लोग इलाज के लिए इंडिया के रुख करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हेल्थ केयर का बिजनेस लगभग 10,000 करोड़ डॉलर का है, जिसमें एनुअली 23% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, जो कि 2023 में 2,75,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की गुंजाइश है और इसमें इस मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। खैर, मैं आपको इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में जितनी सारी भी खराबी है, किस चीज़ को लेकर सीरियस होना चाहिए, मैं आपके सामने रख दिया हूँ। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।